नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारे डीएड स्पेशल सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं आईडीडी स्पेशलाइजेशन के, उनका सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 8 की यूनिट 2.4 2.4 यूनिट आज हम पढ़ेंगे। और 2.4 यूनिट के अंदर हमको पढ़ना है संख्या की अवधारणा। संख्या की अवधारणा के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसका संख्या की मात्रा है, आकार है, धन है, माप है, ऐसी जो बुनियादी अवधारणाएं हैं इनका शिक्षण हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन को इसमें संख्या अवधारणा के अंदर जो गणित का शिक्षक जो होता है, गणित पढ़ाने वाला जो टीचर है, वो गणित पढ़ाने वाले टीचर को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी कौन सी मान्यताएं जो उसको अपने गणित शिक्षण करने से पहले उसको पता होना चाहिए या उसको ध्यान में रखनी चाहिए। ये चीज़ सबसे पहले अपन को इसके अंदर देखनी है। तो इसमें कौन कौन सी मान्यताएं या कौन कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है कि समस्या के बारे में सोचना। आपकी समस्या क्या है, बच्चे की समस्या क्या है, तो समस्या के बारे में सबसे पहले सोचना, न कि केवल उत्तर के बारे में सोचना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको उत्तर से पहले समस्या के बारे में सोचना चाहिए कि समस्या क्या है। यदि आपने समस्या के बारे में पहले सोचा तो संभव है कि हम उसका उत्तर भी खोज पाएंगे। और यदि आपने पहले उत्तर के बारे में सोचा, समस्या का आपने अच्छी तरीके से विश्लेषण नहीं किया, तो गणितीय संख्याओं को या गणितीय समस्याओं को हम समाधान नहीं कर पाएंगे। दूसरी मान्यता है शिक्षक को सुविधा प्रदाता होना चाहिए, न कि उत्तर देने वाला। शिक्षक जो है वो अपने आप को ऐसा नहीं माने कि मैं उत्तर देने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी के सामने आया हूँ, नहीं, उसको मानना चाहिए कि मैं सेवा प्रदाता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मतलब मुझे बच्चे को सेवा देनी है। यदि बच्चे के सामने किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का मुझे समाधान खोजना है, समाधान में उसकी हेल्प करनी है, उसकी सहायता करनी है। तो ये सेवा प्रदाता होता है टीचर। एक अगला जो इसमें नंबर 3 पर आएगा, उत्पाद की तुलना में प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पाद, जैसे माना कि आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस वस्तु का उत्पादन कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या क्वालिटी रही, ये इससे ज़्यादा मायना ये रखता है कि उसमें आपने प्रक्रिया कौन सी यूज की। मतलब आपका प्रोसेस क्या था, वो प्रोसेस जो है वो नियमित रूप से आपने फॉलो किया, अच्छा प्रोसेस आपने फॉलो किया, तो इस बात की भी यदि आपके पास में गारंटी रह सकती है कि यदि आपने अच्छा प्रोसेस फॉलो किया है तो आपका उत्पाद भी अच्छा होगा। मतलब यदि आपने गणित शिक्षण में शिक्षण की सही विधियों का इस्तेमाल किया है तो बच्चे को सबकी समस्याओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर सबसे पहले अपन को जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे सबसे पहले मौखिक गिनती। मौखिक गिनती, मौखिक का मतलब हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। मौखिक का मतलब होता है किसी भी चीज को बोलकर सुनाना। आपको किसी समस्या का समाधान किसी दूसरे को देना है तो आप उसको बोल करके उस समस्या का समाधान बता देंगे। यदि कोई हमें अपना प्रश्न बता रहा है, अपनी समस्या बता रहा है, तो वो हमें बोल करके अपनी समस्या बता रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वार्तालाप हमारा चल रहा है ये हमारा मौखिक है। तो मौखिक गिनती जो है वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें मात्रात्मक जो हमारी सोच होती है उसको विकसित करती है। जैसे माना कि बच्चा है, हमने देखा होगा कि घर में हमारे पास में कोई भी चीज़ें हम छोटे बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा ये इसमें जो वस्तु रखी गई है इनको आप काउंट करो, इनको आप गिनो, तो बच्चा उनको गिनेगा 1 2 3 4 5 6। जब बच्चा उनको काउंट करेगा, गिनेगा, तो उसकी जो मात्रात्मक जो सोच है, मात्रात्मक जो उसका जो दिमाग है वो उसका विकसित होता है। मतलब उसको वो काउंट कर रहा है, उसकी वो मात्रा निकाल रहा है। आप उससे पूछेंगे कि भाई ये कितने हुए टोटल, तो बता देगा वो आपको कि इसमें 5 वस्तुएं हैं।
आपने जैसे माना कि कहीं पर कोई पक्षी बैठे हैं 2-4, आपने बच्चे से कहा बेटा इन पक्षियों को गिनो, काउंट करो, तो बच्चा 1 2 3 4 करके उनको काउंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका मात्रात्मक विकास हो रहा है। इसमें भी अपन को कौन कौन सी चीजें ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप किसी वस्तु का चित्र बच्चे के सामने प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे माना कि अपन ने कोई 4-5 फूल बना दिए, हम बच्चे से कह रहे बेटा ये इनको आप काउंट करो, ये कितने फूल हैं, तो बच्चा उनको काउंट कर रहा है। कोई और चित्र बना दिया, एक कक्षा के रूप में उनको जोर से गिना जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये हो गई, यदि बच्चा क्लास के अंदर बैठा है तो आप उस बच्चे को इस प्रकार से प्रेरित करें कि वो उन जो संख्याएं हैं, जो पक्षियों को, चित्रों को, फूलों को, कुर्सियों को, टेबल को, बच्चों को, किसी को भी आप यदि काउंट करवा रहे हैं तो वो उनको बोल करके काउंट करें। आप इससे कहें कि आप तेज गति से बोलिए, मतलब जोर से बोलिए, आपका साउंड तेज होना चाहिए। एक संख्या चार्ट का उपयोग करें ताकि बच्चे देख सके कि संख्या चिन्ह में देखने में कैसे लगे। एक आपको उसके साथ में संख्या चार्ट का भी प्रयोग करना है। मतलब जैसे यदि बच्चे ने कहा कि इस चित्र में 5 फल हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक संख्या चार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास में जो संख्या चार्ट है, हमने बच्चे से कोई चीज काउंट करवाई और वो बच्चा कह रहा है कि सर इसमें 5 फल हैं, तो हमको बताना चाहिए कि 5 इसके अंदर ये है। तो बच्चा इस संख्या को देखेगा कि जो 5 संख्या है वो देखने में कैसी है, वो संख्या देखने में कैसी है, तो उसको देखेगा। तो हमको चार्ट का भी प्रयोग करना चाहिए जब हम मौखिक रूप से काम कर रहे हैं। तो एक प्रत्येक से अलग पत्राचार, इसमें दूसरा बिंदु आपका आएगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। प्रत्येक से आपको अलग पत्राचार करना है। जब बच्चे एक किसी भी काम को करते हैं तो प्रत्येक बच्चा खिलौना को छूता है और संख्या का नाम जोर से कहता है। जैसे माना कि आपने कोई यहाँ पर कोई भी वस्तु रख दी, कोई चित्र बना दिया, तो बच्चा उसको उंगली रख के संकेत करके बता रहा है कि भाई 1 2 3 4 ऐसे करके यदि वो बता रहा है तो उसकी एक एक करके गिनती करने की जो क्षमता है उसका विकास उसके अंदर होता है। बच्चा के अंदर इस कौशल का विकास होगा कि वो अलग अलग करके, मतलब पत्राचार के द्वारा प्रत्येक से अलग पत्राचार करेगा। जैसे माना कि मैंने यहाँ पर ये 4 फूल बना दिए। अब बच्चे से मैंने कहा कि भाई आप इसको काउंट करो, तो बच्चा इनको काउंट कर रहा है। देखिए काउंट कैसे कर रहा है बच्चा इनको, 1 2 3 4। इसका मतलब बच्चे ने प्रत्येक फूल को बच्चे ने अलग से गिना। ये आपका जो पॉइंट कहता है कि प्रत्येक से अलग पत्राचार करेगा बच्चा। मैंने इससे अलग पत्राचार किया, इससे अलग किया, इससे अलग किया, इससे अलग किया। जब मैंने चारों को गिन लिया, जब मैंने बोला कि ये 4 है और 4 की संख्या को हम बताएंगे कि 4 ऐसे लिखा जाता है, तो प्रत्येक से बच्चा जो है वो अलग पत्राचार करता है। इसके बाद आपको आकार और माप को बढ़ावा देने के लिए 8 आसान गतिविधि दी गई है। आकार और माप को बढ़ावा देने के लिए आकार व माप को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां। ये आपको 8 गतिविधियां यहाँ पर दी गई है। तो पहली इसमें दी गई है पर्यावरण में आकार की खोज। पहली इसके अंदर दी गई है पर्यावरण में
आकार की पर्यावरण में आकार की खोज। बच्चे प्राकृतिक जांचकर्ता होते हैं, चीजों की खोज करना पसंद करते हैं। बच्चे हमारे जो होते हैं वो प्राकृतिक खोजकर्ता होते हैं। प्राकृतिक खोजकर्ता का मतलब होता है प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपके पेड़ हैं, पौधे हैं, आपके फूल हैं, आपके पहाड़ हैं, पत्थर हैं, इन सारी चीजों को बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। यदि हमको बच्चों से काउंटिंग में कुछ भी आपको अभ्यास कराना है तो पर्यावरण में आकार की खोज अपन करवाएं। कहने का मतलब बच्चों को पर्यावरण में ये चीज बताएं कि बेटा ये देखिए कि ये क्या है कि पेड़ है। अब हम पूछेंगे बच्चे से कि आप इनको काउंट करिए ये कितने पेड़ है, तो बच्चा इनसे सारी चीजें जो है वो जल्दी सीखता है। और उसके बाद हमें उसके अंदर कुछ आकार की खोज करनी चाहिए। जैसे माना कि कोई फूल है, आपने उससे पूछा बेटा ये क्या है कि ये फूल है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि ये किस आकार का है, तो वो कह देगा भाई ये गोल है, ये वृत्त के आकार का है। ये पत्थर है, ये आपके आयत के आकार का है, वर्ग का आकार का है, त्रिभुज के आकार का है, या कोई पहाड़ है वो शंकु के आकार का है, कैसे आकार का है, बेलनाकार है कोई वस्तु। तो इन चीजों से पर्यावरण में हम आकार की खोज कर सकते हैं। आलू के आकार की छपाई। आलू के आकार की दूसरी गतिविधि है आलू के आकार की छपाई। आलू के आकार की छपाई का मतलब है कि ये एक रचनात्मक गतिविधि है। बच्चे को आकृतियों के बारे में बात करने का एक ये शानदार तरीका है। माना कि आपको किसी बच्चे को किसी वस्तु की आकृति बतानी होगी, बेटा ये वस्तु ऐसी होती है, तो वर्ग त्रिकोण जैसी सरल आकृतियों को आलू में काटा जा सकता है। जैसे माना कि आपने एक क्या ले लिया, आलू ले लिया, मैंने ये आलू मैंने ले लिया, आलू को मैंने इसको एक ऐसे त्रिभुज में काट दिया, मैंने इसको वर्ग में काट दिया, मैंने इसको आयत में काट दिया, मैंने इसको गोल में काट दिया। तो मैं बच्चे को आकृतियों का ज्ञान करा सकता हूँ कि बेटा ये आलू है, लेकिन आलू में से मैंने टुकड़े करके क्या क्या बनाया है, तो ये मैं इन आकृतियों को इसमें बता सकता हूँ। नंबर 3 है कार रेस। कार रेस। कार रेस में माप को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है। यदि आपको माप के लिए बच्चों को कुछ ज्ञान कराना है माप के क्षेत्र में, तो कार की जो रेस है ये सबसे अच्छी है। ढलान प्रदान करने के लिए बस एक कॉर्न पर एक लंबी कार्डबोर्ड ट्यूब रखें और नीचे जोड़ने के लिए कागज के एक पट्टे की माप रखें। मतलब आपको ढलान वाली चीज बतानी है। माना कि कोई चीज यहाँ पर रखी है, यहाँ से उसको ऐसे उतरना है, उसको यहाँ से ऐसे उतरना है। ये आपकी सड़क बनी हुई है, ये ऊंचाई से नीचाई की ओर आ रही है, ये ऊंचाई से कहाँ आ रही है, नीचाई की ओर आ रही है, ये सड़क। तो इस पर हम क्या है कि एक छोटी दुनिया की कोई भी एक बच्चों के लिए एक मनोरंजन वाली कार यहाँ पर लेंगे और उसको हम नीचे ढलान की ओर उसको जाने देंगे। और फिर बच्चों से इससे जो कागज हमने यहाँ पर जोड़े, ये किसका बनेगा, ये कागज का बनेगा। जो हमने यहाँ पर कागज जोड़े हैं उन कागज की जो लंबाई चौड़ाई है उनको माप करके और उनको हम आपस में जोड़ करके और क्या निकाल सकते हैं, उसकी दूरी निकाल सकते हैं, उसकी माप कर सकते हैं। एक शरीर को मापना, एक आपका आ गया शरीर को मापना। शरीर को मापने का अभ्यास करने का एक मजेदार और आसान तरीका यह है कि गतिविधि को कागज और पेन की एक बड़ी शीटों का उपयोग करके अंदर या बाहर जमीन और चाक का उपयोग करके किया जा सकता है। बच्चे बारी बारी से जमीन पर लेट सकते हैं, एक दूसरे के चारों ओर चित्र बना सकते हैं, फिर वे अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे हाथ, पैर आदि को मापने के लिए रूलर या टेप का उपयोग कर सकते हैं। फिर बच्चे अपनी माप की तुलना अपने दोस्तों या अभ्यासकर्ताओं के साथ कर सकते हैं। माना कि आपको अपने शरीर का माप करना है, शरीर का माप करने के लिए हम क्या करेंगे, सड़क पर या हमारे रूम में या नीचे धरातल पर एक बच्चे को हमने लिटा दिया और एक बच्चे को लिटा करके उसके चारों तरफ हमने ऐसे पेंसिल फेर ली। इसका हाथ है तो हाथ फेर लिया, पैर है पैर फेर लिया, ऐसे करके हमने उसकी एक आकृति बना दी।
और इस आकृति के द्वारा ही हम एक मनुष्य के शरीर की नाप कर सकते हैं कि भाई इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, या इसके हाथ कितने लंबे हैं, पैर कितने लंबे हैं, इसको अपन देख सकते हैं। एक आकार छटाई, पांचवा है आकार छटाई। इस गतिविधि को विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके बच्चों के उपयोग करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक गोले, बटन या भालू, हमने कोई भी गोला ले लिया, बटन ले लिया, या कोई भालू हमको दिखा, भालू का चित्र हमने ले लिया। बच्चों को अलग अलग आकार की वस्तुओं का एक समूह 3 छटाई वाले कटोरे लें, मतलब हम अलग अलग आकार की वस्तु लेंगे। आकार छटाई का काम है। हमारे पास में मतलब 4 तरह की वस्तु हमने इकट्ठी कर ली, जिसमें 4 तरह, कुछ गोल है, कुछ चपटी है, कोई आयताकार है, कुछ वर्गाकार है। हमने उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसके बाद हमने वहां पर 3 तरह की या 4 तरह की जो हमने आकृति लिए हैं, उतने ही हम 3 या 4 कटोरा लेंगे, एक बर्तन लेंगे, और हम बच्चे से कहेंगे भाई इसको छांट करके आप इसमें से, और जो गोल हैं उनको इस कटोरे में डालना है, जो आपके आयताकार है उनको इस कटोरे में डालना है, जैसी जैसी आकृति है उनको इन में आपको डालना है। तो इससे क्या है कि जो बच्चा है उनको पहचानेगा। नंबर 6 है मास्किंग टेप आकार। मास्किंग टेप आकार। नंबर 6 आपका मास्किंग टेप आकार। फर्श पर बड़ी आकृतियों को चिन्हित करने के लिए मास्किंग टेप का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको कोई भी फर्श पर नीचे कोई आकृति है और यदि उस आकृति को आपको चिन्हित करना है, तो हम क्या कर लेंगे, टैप का सहारा ले सकते हैं। वहां पर हमने एक टैप चिपका सकते हैं, और टैप चिपका करके बच्चे को टैप, वो जो लाइन है उन लाइनों पर टैप चिपकाने के लिए हम कह सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा उन लाइनों पर टैप चिपकाएगा और उसकी एक आकृति बनके हमारे सामने जो है वो प्रदर्शित हो जाती है। अगला आता है इसमें धन। धन का मतलब पेन जो है बच्चा गिन सके, उसके मूल्य वर्गों की पहचान करने में सक्षम होगा, पेनी, निकल, डाइम्स और कार्टर। इन्होंने ये कहा कि इससे पहले छात्र पेन गिन सके। यदि बच्चे ने पेन गिन लिया, इसके बाद में हम उसका मूल्य उस बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे कि बच्चा पेन को जान गया, पेन के आकार को जान गया, लेकिन पेन का मूल्य उसको पता नहीं है। तो छात्र के स्तर के आधार पर हम इसको देखेंगे। छात्र के स्तर के आधार पर जैसे सबसे पहले असतत परीक्षण प्रशिक्षण, इसमें यदि अपन लेंगे तो असतत प्रशिक्षण का मतलब होता है कि एक बार में 2 सिक्के हम उसको भेंट मतलब बच्चे को दें और सही उत्तर पूछे और उन्हें सुदृढ़ करें, यानी मुझे 1 पैसा दो, मुझे 1 पैसा दो, मुझे 1 पैसा दो आदि। जैसे माना कि आपने बच्चे को 2 सिक्के दे दिए और 2 सिक्के देने के बाद में हम बच्चे से कह रहे हैं कि भाई आप मुझे इनमें से 1 पैसा दो। हम उसको बार बार बच्चे को 1 पैसे के बारे में जब बता रहे हैं तो वो बच्चा जो है वो उस 1 पैसे की पहचान कर पाएगा, मतलब हम लगातार उस काम को कर रहे हैं। दूसरा होगा इसमें त्रुटि रहित शिक्षण का उपयोग करें। त्रुटि रहित शिक्षण। त्रुटि रहित शिक्षण का मतलब होता है कि हमें बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी है जो बिल्कुल त्रुटि रहित हो, मतलब उसके अंदर कोई भी कमी ना हो। यदि छात्र गलत सिक्का उठा लेता है, लड़खड़ाता हुआ प्रतीत होता है, तो सही सिक्के की ओर इशारा करें। मतलब हमको यदि लग रहा है कि बच्चा जो है वो गलत सिक्के को उठा रहा है या बच्चा लड़खड़ा रहा है मतलब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है,
कि भाई ये सिक्का लूँ कि ये सिक्का लूँ, तो हमें उस बच्चे की क्या करनी चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। और उस मदद से बच्चा जो है वो धीरे धीरे करके 80% जो है वो सिक्कों को पहचानने में समर्थ हो जाता है। एक सिक्के छांटना, इसके अंदर अगला पॉइंट आएगा सिक्के छांटना। जहां पर छांटना शब्द आ गया, छांटना का शब्द का मतलब है कि एक जगह आपके पास में अनेक सिक्के हैं, 1 पैसे का, 2 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, तो हमें उनमें से छांटना है बच्चे को कि भाई इसमें से 1 पैसे का सिक्का आपको अलग करना है, 5 पैसे का अलग करना है, 10 पैसे का अलग करना है, तो बच्चे को इनकी पहचान अच्छी हो जाएगी। एक सिक्कों का मिलान, सिक्कों का मिलान, जब बच्चा सिक्कों को छांट ले तो सब इसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, सिक्कों का मिलान करना चाहिए कि भाई बच्चे ने वास्तविक रूप से सिक्कों को सही प्रकार से छांटा है या नहीं छांटा, सही प्रकार से वो कर पाया या नहीं कर पाया। ये आपके धन मतलब पैसे से संबंधित चीजें होती हैं। किससे संबंधित होती है, पैसे से। दूसरी कक्षा और पहली कक्षा के लिए निम्नलिखित गणित गतिविधियों छात्रों के लिए पैसे गिनना आसान बना देगी। दूसरी कक्षा और पहली कक्षा के लिए मतलब आपको ये छोटी क्लास के लिए, पहली और दूसरी के लिए गिनती छोड़ने पर ध्यान दें। यदि बच्चा छोटी क्लास का है, पहली का है, दूसरी का है, और बच्चा कोई सिक्का गिन रहा है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, और 3 के बाद वो 4 को भूल गया और 5 पैसा उसने बोल दिया, मना की, तो बच्चे की गिनती पर हमको ध्यान देना है कि बच्चा कौन सी गिनती को जो है वो छोड़ रहा है। और यदि बच्चा किसी गिनती को छोड़ रहा है तो वहां पर हमें उसके लिए बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। रुकें और गिनती शुरू करें, सिखाएं। यदि बच्चा 3 पर या 4 पर या 5 पर जहां भी रुक रहा है तो हमको भी बच्चे को क्या करना चाहिए, फिर रोकना है, और रोक करके उसको बार बार उस चीज को रिपीट कराना चाहिए जिसको बच्चा छोड़ रहा है। एक सिक्कों के साथ धीरे धीरे पैसे गिनना शुरू करें। सिक्कों के साथ हमको धीरे धीरे पैसा शुरू करना चाहिए गिनना। जैसे माना कि आपके पास में 10 सिक्के हैं, 1 सिक्का, फिर आपने 2 सिक्का बताया, 3 सिक्का बताया, 4 सिक्का बताया, तो जब तक बच्चे को ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है तब तक आपको आराम से रुक रुक करके और उसको क्लियर करना चाहिए। एक दृश्य अनुस्मारक प्रदान करें। दृश्य मतलब सामने उसको दिखाते भी चलें, आप बच्चे को हम दिखाते भी चलें, और मनी गेम्स के साथ अभ्यास करें। खेल में भी आप इसको सिखा सकते हो कि बच्चे को आप इसमें आप बच्चे को गेम बना लो सिक्कों के, और गेम बना करके और बच्चों को गेम के द्वारा इसको आप सिखाने का प्रयास करिए। अब अपनी 2.4 यहीं पर खत्म हो जाती है, और 2.4 के बाद है आपकी 2.5। 2.5 में आपका ज्यादा नहीं है, एक दो बिंदु हैं, उनको और हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं, और इसके बाद हम इस वीडियो को ऑफ करेंगे। दो पॉइंट पांच के अंदर हम पढ़ेंगे संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली बुनियादी गणित गणना करना, जैसे जोड़ करना है, बाकी करना है, स्थानीय मान निकालना है, गुना करना है, भाग करना है, और भिन्न, ये सारी चीजें जो हैं हम इसके अंदर सीखेंगे। तो एक छात्र के द्वारा इस संख्या प्रणाली में किस किस पर काम करने की संभावना है, मतलब ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो बच्चा उनको कर सकता है। तो ये इसमें सबसे पहले की संख्या प्रणाली संख्या को दर्शाने का एक तरीका है। यदि बच्चे को संख्या का ज्ञान कराना है आपको, तो उसको संख्या प्रणाली आपको पढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात इसके अंदर आई कि आधार 10 या दशमलव प्रणाली एक सामान्य संख्या प्रणाली है। यदि दशमलव संख्या प्रणाली है या आधार 10 वाली संख्या प्रणाली है तो ये एक सामान्य संख्या प्रणाली होता है, मतलब बच्चे को इसका ज्ञान होना जरूरी है। अन्य संख्या प्रणाली जैसे बाइनरी जो होती है, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, ये जो हमारी संख्या प्रणाली होती है इनको हम कंप्यूटर की भाषा भी बोलते हैं।
जो बाइनरी कोड होते हैं उसके द्वारा संख्या को हम निर्धारित करते हैं। ये 1 और 0 में ही लिखी जाती है। बाइनरी जो होती है वो 1 और 0 में ही लिखी जाती है, चाहे आपकी संख्या 2 है, 5 है, 10 है, 11 है, 15 है, 20 है, कितने भी है, लेकिन संख्या जो लिखी जाएगी वो 1 और 0 में लिखी जाती है। एक प्रारंभिक ग्रेड आधार 10वें आमतौर पर पूर्ण संख्या और कुछवें संख्याओं का और संचालन का अध्ययन करते हैं। एक पूर्ण संख्या और कुछ संख्याओं का संचालन का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। जब तक कोई छात्र तीसरी कक्षा में पहुंचता है तब तक संख्याओं के अध्ययन में भिन्नों को भी शामिल कर लिया जाता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ी क्लास में पहुंच जाएगा, कक्षा 3 में 4 में पहुंचेगा, तो वहां पर उसको भिन्न वाली संख्याएं भी पढ़ने को मिलेगी। तो भिन्न वाली संख्याओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। एक बार मिडिल स्कूल में छात्र संख्या प्रणाली के साथ काम करते हैं, जिसमें सकारात्मक, नकारात्मक संख्या, तर्क संगत संख्या, अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन शामिल हो जाता है। जब बच्चा मिडिल क्लास के अंदर जाएगा तो वहां पर उसको नकारात्मक, सकारात्मक, परिमेय, अपरिमेय सारी संख्याओं का अध्ययन करना होता है। इसके बाद काल्पनिक संख्याओं को विस्तारित करना, जटिल संख्याएं बनाना। इसके बाद आ जाएगा आपका छात्र ग्रेड के माध्यम से आगे बढ़ते हुए आवेदन करते हैं और संख्या प्रणाली की अपनी समझ को विस्तार करते हैं। इसके बाद ग्रेड माध्यम से वो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफी क्लासों के अंदर पास होने का तरीका जो होता है वो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, परसेंटेज, ऐसी चीजें नहीं होती है। वहां पर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसी ग्रेडिंग होती है। संख्या प्रणाली का अध्ययन विद्यार्थी को गणित करने में सक्षम बनाता है, गणना करे, समीकरणों को हल करे और मापों का प्रतिनिधित्व करे। यदि बच्चा की संख्या प्रणाली अच्छी है, मजबूत है, तो उसको गणित पढ़ने में जो है वो उसका अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें अपन को पढ़नी है, इसमें देखिए आपकी 4 चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी इसमें? आपकी जोड़ आ जाएंगी, घटाना आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, विभाजन आ जाएगा। अब इन चारों चीजों को आप आराम से जानते हैं कि जोड़ क्या होता है। आपको खूब पता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ दें, जैसे मेरे पास 50 अलग है, 50 अलग है, और दोनों को मैंने जोड़ दिया तो वो हो जाएगा 100। घटाव, यदि मुझे एक संख्या में से दूसरी संख्या को निकालना हो तो वो घटाव होता है। गुना, आप जानते हैं कि यदि गुना जो होता है वो बढ़ता है। जैसे माना कि किसी को हमने 2 से गुना किया तो वो संख्या डबल हो जाएगी, 3 से गुना किया तो वो ट्रिपल हो जाएगी। एक विभाजन होता है, ये एक क्या है, भाग जिसको अपन बोलते हैं, वो भाग की प्रक्रिया है जिसमें अपन ये मल्टीप्लाई जो होता है, गुना जो होता है वो बढ़ाता है, डिवाइड जो है, विभाजन जो है वो उसको घटाता है। तो चारों के बारे में इसमें आपको आराम से पता है। एक आपकी भिन्न और दशमलव होती है। एक क्या होती है? भिन्न व दशमलव। भिन्न संख्या होती है जैसे 1/2, 1 के नीचे 2 हमने लिख दिया, 1/2, ठीक है ना, 3/4। दशमलव वाली हो गई जैसे 3.4, 2.5, जिनमें हम पॉइंट लगाते हैं, ये आपकी दशमलव वाली हो गई। एक इसमें सबसे बढ़िया जो चीज है वो है बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम, ये भी आपको इसके अंदर पढ़ना होता है। BODMAS। इसका मतलब है कि जब आपके सामने एक ही समीकरण ऐसा दिया गया हो, एक ही समीकरण ऐसा दिया गया हो जिसके अंदर आपको गुना, भाग, प्लस, माइनस, कोष्टक वगैरह सब हो, तो आपको कौन सी चीज पहले हल करनी होती है और कौन सी चीज बाद में हल करनी होती है, ये आपको इसके अंदर बताया गया। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे। बोर्डमास का मतलब होता है जैसे बी का मतलब आपका हो गया कोष्टक। कोष्टक का मतलब आपके सामने विकेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विकेट। यदि विकेट लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है? पहले उसको हल करना है। ओ का मतलब होता है का, और का एज एक गुना ही होता है। आगे जो होता है डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुना। इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है घटाना।
सबसे पहले आपको कोई संख्या यदि विकेट में लिखी हुई है तो उसको कोष्टक वाली को हल करना है, इसके बाद का वाली हल करनी है, इसके बाद भाग करना है, इसके बाद गुना करना है, इसके बाद जोड़ना है, इसके बाद घटाना है। ये आपका क्या है, बोर्ड मास का नियम है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा आपकी जो 2.5 यूनिट है उस 2.5 यूनिट के अंदर इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। 2.6 यूनिट और है इसमें, इसको अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस चीज को तैयार कर लें। 2.5 तक आपका ये कंप्लीट हो गया है और इसको लगातार देखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नमस्कार।